थर्ड एपिसोड के सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि राही चा से मिलने के लिए आई हुई थी और उसे थैंक्स कह रही थी क्योंकि उसे पता था कि चा ने ही दामी के अडॉप्टेड पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया था। वो कहती है कि तुमने मेरा काम तो और भी ज़्यादा आसान कर दिया, अब दामी के पेरेंट्स उसे कभी नहीं देख पाएंगे। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ आवाज़ आने लगी थी और हम देखते हैं कि चेयरमैन बोंग अपने आदमियों को कहकर अंडरग्राउंड से कुछ बॉक्सेस बाहर करवा रहे थे। और जैसे ही राही और चा बाहर आते हैं, चेयरमैन बोंग राही को कहते हैं 2 बॉक्सेस दिखाकर कि इसमें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के लिए रुपए हैं और बाकी के 30 मिलियन मैं दामी के लिए भेज रहा हूँ। ये देखकर राही के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, लेकिन चा को ये देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। इसके बाद हम दोहयू को देखते हैं जो पुलिस से जान बचाते हुए एक क्लब में आ जाता है जहाँ पर जिन्मो का भी आना जाना था। वहाँ पर एक लड़की से उसकी खास जान पहचान थी और वो लड़की दोहयू को फर्स्ट एड देने लगती है और बताती है कि मैंने तुम्हारे मॉम और भाई को सेफ जगह पर पहुंचा दिया है। दोहयू को वहाँ से जाने लगा था, तभी वो लड़की रोक कर उसे बोलती है कि तुम थोड़ा वेट करो, जिन्मो यहाँ पर आता ही होगा। मोनी को देखते हैं जो आगे के ऑडिशंस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। तभी राही वहाँ पर आती है और मोनी को अपना कार्ड देकर अप्रोच करती है और कहती है कि अगर तुमने अभी तक कोई एजेंसी सिलेक्ट नहीं करी है तो तुम मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। मोनी कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। राही बताती है कि जब वो ऑडिशन हो रहा था तो मैंने देख लिया था कि वो लाइट्स तुम ही ने ऑफ करवाई थी और मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी पसंद आया। इसके बाद हम देखते हैं ऑडिशंस का डायरेक्टर मोनी को बुलाता है और उसे एक पोस्ट दिखाता है जो मोनी के लिए ही लिखी हुई थी और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था कि मोनी ने स्कूल में एक बच्चे को डिलीवर किया है। मोनी का सारा शक दामी पर जा रहा था और वो कहती है कि ये सब फेक है। डायरेक्टर कहते हैं कि अगर तुमने इसे फेक प्रूफ नहीं किया तो तुम्हें आगे के ऑडिशंस पर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मोनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी और उसके बाद वो जिन्मो को हेल्प के लिए बुलाती है, पर जिन्मो खुद भी स्ट्रेस में था कि कहीं इन सब में के का नाम ना आ जाए। तभी मोनी उसे कहती है कि मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं। वो दामी की उसे कुछ वीडियोस दिखाने लगी थी जहाँ पर पहली वीडियो में दोहयू दामी को ब्लेम कर रहा था होटल में आने के लिए और दूसरी वीडियो में दामी मोनी के बच्चे को लेकर भाग रही थी। फिर जिन्मो मोनी से दामी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो एडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ गाँव में रहती थी। इसके बाद हम जिन्मो को कुछ लोगों के साथ देखते हैं जो फेस पर मास्क लगाकर लोगों को ऑनलाइन रोस्ट करते हैं। वो दामी की दोनों वीडियोस उन्हें दे देता है। अब उन्हें तो मसाला मिल ही गया था, अब अपने काम में लग जाते हैं। वो दामी की उन्हीं फेक वीडियोस को रोस्ट कर रहे थे और ये वीडियो बोबल इंसिडेंट के नाम से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। सभी लोग यही समझ रहे थे कि दामी ही वो लड़की है जिसने कि बच्चे को डिलीवर किया है स्कूल में। स्कूल का स्टाफ भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करता है। वहीं हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो मिस बोंग से पूछ रहे थे दामी के इस इंसिडेंट के बारे में। मिस बोंग झूठ कह देती है कि हाँ, दामी ही प्रेग्नेंट थी। मुझे पता है वो स्कूल में आने से पहले से ही प्रेग्नेंट है, इसलिए स्कूल वालों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना करना है कि दामी को स्कूल से निकाल देना है। और यहाँ हमें पता लगता है कि मिस बोंग दामी को स्कूल से निकालने की बात क्यों रखती है। एक्चुअल में मिस बोंग प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे का बाप स्कूल बोर्ड के चेयरमैन का लड़का था। अब जब उस लड़के को पता लगता है कि मिस बोंग प्रेग्नेंट है, वो उसे छोड़ने की बात रख देता है। मिस बोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। वहीं पर हम देखते हैं कि दामी भी कोइंसिडेंटली वहीं खड़ी हुई थी। जब मिस बोंग को ये पता लगता है तो तभी से वो सोच लेती है कि दामी को वो स्कूल से निकलवा कर ही रहेगी, वरना वो उसके सच के बारे में सबको बता देगी। इसीलिए तभी से वो दामी पर नज़र रखने लगी थी और अब मौके का फ़ायदा उठाकर उसने दामी को स्कूल से निकालने की बात भी रख दी थी। फिर हम दामी को स्कूल बोर्ड के सामने देखते हैं। वहाँ पर मीटिंग चल रही थी। दामी बार बार कह रही थी कि मैं इनोसेंट हूँ, ना मैं उस आदमी को जानती हूँ, ना ही वो बच्चा मेरा था। तो वहाँ पर टीचर दामी की वो बोबल कैप सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये कैप हमें उसी रूम से मिली है जहाँ पर तुमने बच्चे को डिलीवर किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम मोनी को देखते हैं जिसने कि अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था राही के साथ काम करने का। राही वहाँ पर उसकी एज लिखने को बोलती है। वो अपनी एज 20 ईयर्स लिखती है, जिस पर राही बोलती है कि तुम तो हाई स्कूल में पढ़ रही होगी। तो मोनी कहती है कि नहीं, पहले वो यूएस में पढ़ती थी, कोरिया आने के बाद उसे मिडिल स्कूल से फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ी। वापस से हम दामी को देखते हैं जो स्कूल से बाहर जा रही थी और उसे वहाँ पर उसके डैड दिख जाते हैं जो वीडियो देखने के बाद दामी से ही मिलने के लिए आ रहे थे। दामी भागकर अपने डैड को हक कर लेती है और रोते हुए कह रही थी कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो दामी के डैड बोलते हैं कि हम इस पर केस करेंगे, तुम टेंशन मत लो। दामी कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। वहीं पर हम जिन्मो के लोगों को भी देखते हैं जो दामी के डैड और दामी की कुछ फोटोज क्लिक कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट करते हैं जिन्मो की तरफ।
जो उन्हीं लोगों से मिलने के लिए आया हुआ था। और हम दोहयुक को भी देखते हैं जो जिन्मो पर नजर रख रहा था। अब वहाँ पर उन दोनों की बातें सुनकर दोहयुक को पता लगता है कि उन्होंने दामी को फंसा दिया है और वहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसने गलत लड़की पर शक किया था। और ये भी पता लगता है कि चेरी एंटरटेनमेंट अब तबैक की बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाला है। इसके बाद जब जिन्मो वॉशरूम यूज करने के लिए जाता है तो दोहयुक उसे वहाँ पर पकड़ लेता है और काफी ज्यादा पीटता है और उसे कन्फेस करने के लिए कहता है कि तुम ही नहीं मुझे किताब को पीटने के लिए कहा था, जल्दी से बोलो। वहाँ पर वो उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद वो ये भी रिकॉर्ड करना चाह रहा था कि दामी को उसने फंसाया है। वो उसे रिकॉर्ड करने ही वाला था कि वो लड़की अंदर आ जाती है और दोहयुक को वहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि जिन्मो के दोस्त अब वहाँ पर आने वाले थे। अब दोहयुक और वो लड़की वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। कुछ दूर भागने के बाद वो लड़की दोहयुक को एक जगह पर छुपने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि यहाँ से बचने के बाद तुम इस कन्फेशन को पुलिस को दे देना। वहीं पर दोहयुक देखते हैं कि उसके मॉम और भाई भी वहीं पर मौजूद थे। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम मोनी को देखते हैं जो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी और दामी वहाँ पर आ जाती है जो मोनी पर गुस्से पे चिल्लाने लगी थी और कहती है कि तुम सबको सच बताओगी कि वो बच्चा मेरा नहीं है, वो बच्चा तुम्हारा है। मोनी रोते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे 4-5 दिन का टाइम दे दो, मेरा ऑडिशन है और मेरे बच्चे की डेथ से मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। अगर मैं इस सच के बारे में सबको बता दूंगी तो मैं और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकती हूँ। तो दामी रोते हुए कहती है कि तुम सिर्फ अपना सोच रही हो, मेरा क्या, मेरे कैरेक्टर पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं, मेरी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। और वहाँ पर दामी को ये भी समझ आता है कि वो बबल कैप देने का सिर्फ मोनी का यही इरादा था कि वो दामी को फंसा सके। अब दामी मोनी से कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ मैं 1 दिन का टाइम दे रही हूँ, या तो तुम खुद सबको बता दो या मैं सबको बता दूंगी। और ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम राही को देखते हैं जो चेयरमैन बोंग के साथ खड़ी हुई थी। वहाँ पर वो भी यही वीडियो देखकर हैरान होते हैं और वहाँ पर चेयरमैन बोंग डॉक्टर शाह से कहते हैं कि वो दामी का टेस्ट करे और हमें बताए कि ये सच है या फिर झूठ। डॉक्टर शाह ऐसा ही करती है। दामी के टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर वो बाहर आई थी। दामी कॉन्फिडेंट थी लेकिन चाह झूठ बोल देती है कि हाँ दामी प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा उसी का ही है। दामी हैरान होती है और चाह से कहती है कि आप ऐसा झूठ कैसे कह सकती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर चेयरमैन बोंग हैरान रह गए थे और राही भी शॉक में थी। चाह उन्हें बताती है कि दामी पहले भी मेरे क्लिनिक में आ चुकी है, उसने अबॉर्शन की बात करी थी। और यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं फ्लैशबैक का, जहाँ पर मोनी ही दामी बनकर डॉक्टर चाह से मिलने के लिए गई थी और वहाँ पर वो अपने अबॉर्शन की बात रखती है। लेकिन अबॉर्शन की डेट काफ़ी लेट हो गई थी, अब अबॉर्शन नहीं है पॉसिबल था। तो डॉक्टर चाह को पता लग जाता है कि मोनी दामी का नाम यूज़ कर रही है, लेकिन वो उसे नहीं टोकती। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर डॉक्टर चाह चेयरमैन बोंग को मोनी की ही रिपोर्ट दिखाने लग जाती है जिसमें कि दामी का नाम लिखा हुआ था और वहाँ पर साफ लिखा हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है। राही को चाह पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का चेकअप किसी और हॉस्पिटल में करवाऊंगी, लेकिन चेयरमैन बोंग तो अब किसी की भी नहीं सुन रहे थे। दामी बार बार चेयरमैन बोंग से माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है, आप इसका विश्वास मत करिए। इतने में चाह घबरा जाती है कि कहीं बोंग दामी के आंसू देखकर पिघल ना जाए, तो वो वहाँ पर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर चेयरमैन बोंग तो काफ़ी खुश हो गए थे। चाह कहती है कि अब आपको दामी की स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अपना बच्चा ला कर दूंगी। यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं दामी के अडॉप्टेड पेरेंट्स के घर पर, जहाँ पर जिन्मो के आदमी पहुँच गए थे और वहाँ पर वो अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। वो लाइव स्ट्रीमिंग में कह रहे थे कि दामी का अफेयर उसके डैड के साथ चल रहा था और वहाँ पर वो दामी और उसके डैड की वही फोटोज भी वायरल कर देते हैं जो कि उन्होंने स्कूल में ली थी जब दामी को उसके डैड हक कर संभाल रहे थे। उनका कहना ये था कि दामी के डैड ने ही दामी को प्रेग्नेंट किया है। अब सीन शिफ्ट करते हैं और हम राही को देखते हैं जिसने कि एक्सेप्ट कर लिया था कि दामी के डैड ने ही उसे प्रेग्नेंट किया है। दामी उन्हें रोते रोते कह रही थी कि ये सब सच नहीं है, आप गलत बोल रही हैं। राही कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सच क्या है और झूठ क्या, सच वही है जो लोग समझ रहे हैं। वो वहाँ पर दामी पर हाथ भी उठा लेती है और कहती है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। दामी अभी भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन राही कुछ भी नहीं सुनती। उसे तो ये भी डर लग गया था कि कहीं चेयरमैन बोंग दामी को दिए हुए रुपए वापस ना मांग लें। अब दामी वहाँ पर कहती है कि 15 साल पहले ट्रेन में मैं खोई नहीं थी, आपने मुझे जानबूझकर ब्रिज पर छोड़ दिया था अकेले। मैं वहाँ पर रोते हुए आपका ही वेट कर रही थी लेकिन आप नहीं आई और मैं ये सारा सच चेयरमैन बोंग को बता दूंगी ताकि आपको ड्रामा के लिए 1 भी रुपये ना मिल पाए। दामी इतना कहकर वहाँ से जाने लगी थी कि राही उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगी थी।
और वो कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। वहाँ पर वो दामी को एक्वेरियम में भी दे मारती है, जिसके कारण दामी बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम राही, मोनी, जिनमो, चा और दामी के अडॉप्टेड पेरेंट्स को एक कल्चरल प्रोग्राम में देखते हैं। वहाँ पर उन्हें गोली की आवाज़ सुनाई दी थी और वो भागकर बाहर को आते हैं, जहाँ वो एक चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर खून के निशानों के साथ वो बबल कैप भी पड़ी हुई थी। और इसी मोमेंट पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके और एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।